पालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डी कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम और आप मिलकर खबरों को सुलझाते हैं। तो आज हम आपको भारत में हो रही जासूसी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको सावधान होने में मदद करेगी। आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जासूस भारत में यूट्यूबर और पत्रकार बनकर संवेदनशील जानकारियां जुटा रहे हैं। एनआईए को यह पता चला है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस यूट्यूबर और पत्रकार बनकर हमारे सुरक्षा बलों के संपर्क में थे और पत्रकारिता के नाम पर उनसे जानकारियां जुटाते थे। पहले के जासूस, अगर आपको याद हो, तो पर्दे के पीछे छिपे रहते थे, सामने नहीं आते थे। लेकिन आज के जासूस आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं। इसलिए आज हम यूट्यूबर्स की इसी जासूसी वाली काली स्क्रीन को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि 116 करोड़ हिंदुओं के देश भारत में आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के 42,000 जवानों को तैनात करना पड़ रहा है। आखिर हमारे अपने ही देश में तीर्थयात्रियों को इतना खतरा किससे है और क्यों है? और आखिर में बीएसएनएल के शानदार कमबैक पर हमारे खास मेहमान होंगे भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने बीएसएनएल के कमजोर होते सिग्नल्स को मजबूत कैसे किया। लेकिन सबसे पहले हमारा आपसे एक सवाल है। कल्पना कीजिए, अगर आपके आसपास वीडियो बनाने वाला कोई यूट्यूबर या रिपोर्टिंग करने वाला कोई तथाकथित पत्रकार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ऐसे कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे यह पता चलता है कि अब जासूसी के तौर तरीके और जासूसों का भेष बदल चुका है। अब जासूस हमारे समाज में आम लोगों जैसी भूमिकाएं निभाकर जासूसी नहीं करते, बल्कि अब ये यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकार बनकर भारत की जासूसी कर रहे हैं। एनआईए ने दिल्ली से सीआरपीएफ के एक एएसआई को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के एक हैंडलर को भारत के बारे में संवेदनशील सूचनाएं देता था। और ये एएसआई जो है, इसने एनआईए को जो बयान दिया है उसको जब आप देखेंगे, उसके मुताबिक सबसे पहले इसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका यह कहना था कि वो चंडीगढ़ के एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर है और उसे खबरों को कवर करने के लिए कुछ खास जानकारियां चाहिए होती हैं, और ये कहकर दोस्ती कर ली। कैसी जानकारियां चाहिए इस रिपोर्टर को? जैसे जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ का दस्ता कहां-कहां जा रहा है, कौन सी नई मूवमेंट हो रही है, सीआरपीएफ की तैनाती कहां-कहां पर है, या कोई केंद्रीय मंत्री कश्मीर में कितने दिन के दौरे पर आ रहा है, वो कहां-कहां जाएगा, ये केंद्रीय मंत्री कहां रहेंगे। और इस जासूस को एक पत्रकार के भेष में देखकर सीआरपीएफ के इस एएसआई को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने ये सारी सूचनाएं इस पत्रकार को देनी शुरू कर दी, ये सोचकर कि ये पत्रकार है और पत्रकार तो अक्सर ये जानकारियां लेते ही रहते हैं। इसके बाद इस जासूस रिपोर्टर ने एक लड़के से इस एएसआई की बात करवाई और इस लड़के ने भी यही कहा कि वो एक रिपोर्टर है और लोगों के बीच जाकर अपने कैमरे से खबरों को कवर करता है। यह लड़का भी एक पाकिस्तानी जासूस था जिसने इस सीआरपीएफ के एएसआई को संवेदनशील जानकारी देने के लिए 12,000 रुपए और सामान्य जानकारी के लिए हर महीने 3,500 रुपए देने शुरू कर दिए। हैरानी की बात यह है कि जब इस एएसआई को फंसाकर उससे भारत के बारे में संवेदनशील सूचनाएं निकाली जा रही थीं, तब ये कश्मीर के पहलगाम में सीआरपीएफ बटालियन के साथ पोस्टेड था। सोचिए, एक ऐसा जवान जो सीआरपीएफ में वहीं कश्मीर में एक संवेदनशील जगह पर पोस्टेड है।
12 अप्रैल को पहलगाम के आतंकवादी, माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकवादी हमले से सिर्फ 5 दिन पहले इस एएसआई का दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था। पुलिस और एनआईए का कहना है कि जब इस एएसआई को गिरफ्तार किया गया तो इसने रिपोर्टर बनकर जासूसी करने वाले लोगों के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट नहीं किया। और पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए और वहां उन्होंने, सरकार ने 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को जब बंद कर दिया, सील कर दिया, तब ये सारी जानकारी भी इसी एएसआई ने रिपोर्टर समझकर इन पाकिस्तानी जासूसों को दे दी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए, भारत के होम मिनिस्टर कश्मीर जाते हैं और ये जानकारी पाकिस्तानी जासूसों को मिल जाती है, जो यहाँ पर रिपोर्टर बनकर या यूट्यूबर बनकर घूम रहे हैं। कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स को सीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ये जानकारी भी उनको मिल रही है। जो जानकारी वो चाहते हैं वो जानकारी वो जुटा रहे हैं। जब कोई रिपोर्टर किसी सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या सुरक्षा बल के जवानों से अंदर की खबर मांगता है तो उस पर अक्सर लोग शक नहीं करते। इसी तरह जब कोई यूट्यूबर भी कहीं संवेदनशील जगह पर जाकर कोई वीडियो बनाता है तो उस पर भी लोगों को आमतौर पर शक नहीं होता। और हमें यही लगता है कि एक रिपोर्टर का काम ऐसे ही खबरें निकालना है और यूट्यूबर का काम भी ऐसे ही जगह जगह जाकर वीडियो बनाना है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठा रहा है और वो जासूसों को यूट्यूबर और रिपोर्टर्स बनाकर आपके बीच भेज रहा है। इसमें पाकिस्तान के लोग भी हो सकते हैं और यहां रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। आपको याद होगा, पहले हरियाणा से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। और अब इस मामले में यह पता चला कि जिन जासूसों ने सीआरपीएफ के इस एएसआई को फंसाया वो भी रिपोर्टर के भेष में जासूस थे और पत्रकार बनकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे। जासूसी का यह नेटवर्क कहां तक फैला है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जैसलमेर के एक सरकारी कर्मचारी को भी पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है शकूर खान और ये 7 बार पाकिस्तान जा चुका था और आरोप है कि आईएसआई खुद इसकी मदद से भारत में जासूसी करा रही थी। इसके अलावा आरोप है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस सरकार में एक मंत्री साले मोहम्मद के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए शकूर खान ही थे और इसलिए पुलिस इस मामले को अब बहुत गंभीरता से ले रही है और शकूर खान से जो जानकारियां मिली उनके आधार पर कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग भी खुद को यूट्यूबर्स के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। का नाम शकूर खान है और एक सरकारी कर्मचारी वो है, उनको डिटेन किया गया है और अभी उसमें प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही सक्षम अधिकारी द्वारा आपको ब्रीफ कर दिया जाए। देखिए 7 लोगों को तो हमने ऑफिशियली जो है विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध की है। उसके अलावा एक जो ये व्यक्ति और जो शकूर खान उनको किया है, उसके इतर हमने काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों से पूछताछ की है, जिन पे भी हमें थोड़ा भी संदेह था। काफ़ी लोग हमारे रडार पे भी हैं और लगातार उन पर नजर बनाया हुआ है। लगभग 7 लोगों के साथ में हमने पहले ये विधि सम्मत कार्रवाई की। राजस्थान के ही भरतपुर से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम है कासिम और आरोप है कि यह भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और पाकिस्तानी हैंडलर्स को चोरी छिपे भारत के फोन नंबर्स के सिम कार्ड दे रहा था और दावा है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हीं सिम कार्ड से भारत में जासूसी करने वाले सुपारी यूट्यूबर्स से व्हाट्सएप पर चैट करते थे और ज़्यादातर ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप पर ही मंगाई जाती थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड ने वाराणसी से जिस तुफैल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था वो भी व्हाट्सएप पर वीडियोस भेजा करता था और आरोप है कि उसने एक यूट्यूबर की तरह वाराणसी के कुछ घाट और रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर और कुछ तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है और जब व्हाट्सएप पर कोई जानकारी शेयर की जाती है तो उससे यह भाव नहीं आता कि वो व्यक्ति जासूसी कर रहा है। आम लोग भी न जाने कितने प्रकार के वीडियोस एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं।
कितने सारे मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जाते हैं। दूसरी चुनौती यह है कि व्हाट्सएप अमेरिका की मेटा कंपनी का है और ये कंपनी कहती है कि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेजेस को आपके और जिस व्यक्ति को वो मैसेज भेजा गया है उसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं पढ़ सकता, ये मैसेज पढ़ा ही नहीं जा सकता। और इसी वजह से ये मैसेजिंग ऐप अपनी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी के कारण जासूसी करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारे देश के भी कुछ लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और उसे भारत के सिम कार्ड्स चोरी छिपे दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप भी आजकल काफ़ी विज्ञापन करता है, अपने ये बताता है कि आपकी जो चैट्स हैं वो हमेशा प्राइवेट रहेंगी, कोई उन्हें देख नहीं सकता, उन्हें डिकोड नहीं किया जा सकता और इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की संवेदनशील जानकारियां भी इस तरह के ऐप्स के जरिए भेजते हैं। आजकल आप जानते हैं यूट्यूबर्स का ज़माना है और आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स के कंटेंट को हर रोज़ देखते भी हैं, उन पर भरोसा भी कर लेते होंगे। लेकिन यूट्यूबर्स को देखते हुए एक बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि इनमें से कुछ वीडियोस मिलावटी हो सकते हैं, बेईमानी और गद्दारी से भरे हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि जिस तरह आप मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को हर कसौटी पर आंकते हैं, उनकी कही हुई एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर उनका आकलन करते हैं, उनकी विचारधारा को डिकोड करते हैं, फिर अपनी राय उनके बारे में बनाते हैं, वैसे ही आपको YouTube के जरिए फैलाई जा रही विचारधारा और दृष्टिकोण को भी अब परखना होगा। इस समय भारत में 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स और 11 लाख एक्टिव YouTube चैनल्स हैं और अगर आपने किसी गलत YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं जो आपको गलत जानकारियां दे रहा है, भ्रामक जानकारियां दे रहा है, अपने वीडियोस के जरिए आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी मिलावटी विचारधारा और बेईमान रिपोर्टिंग से आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा हो, आपके परिवार या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कर रहा हो। एक बात है, हम यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने ये शब्द तो इस्तेमाल किया यूट्यूबर्स, लेकिन सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं हैं। आज भी ज़्यादातर यूट्यूबर्स ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग ऐसा है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एक खास विचारधारा का समर्थन करते हैं, कुछ खास देशों का समर्थन करते हैं, कुछ खास पार्टियों के हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं। आपको पता है कि अगर आप इस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वो क्या कहने वाला है, किसकी बुराई करेगा और किसकी तारीफ करेगा। जैसे आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं जिनमें पाकिस्तान का पक्ष आपको मजबूत दिखता है और भारत का पक्ष आपको कमजोर दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पत्रकार बनकर या यूट्यूब पर आकर अपने वीडियोस के जरिए आज भी ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, भारत के कितने प्लेन गिरे हैं। वो हर रोज यही सवाल लेकर आपके सामने आते हैं कि भारत को बताना चाहिए कि उसका कितना नुकसान हुआ है, भारत को बताना चाहिए कितने प्लेन गिरे हैं और कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। उन्हें पाकिस्तान की मदद करनी है। ऐसे न जाने कितने यूट्यूबर्स और कितने लोग हैं हमारे बीच में, जिनमें हमारे देश में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान का मीडिया हर रोज अपने यहाँ उनका जिक्र करता है, उनके वीडियोस को दिखाता है और पाकिस्तान में इन वीडियोस को दिखा दिखाकर कहा जाता है कि देखिए भारत में भारत की ही सरकार का कितना विरोध हो रहा है। इन वीडियोस को दिखाकर पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि देखिए भारत के अपने लोग ही भारत की सेना के साथ नहीं हैं, भारत में रहने वाले अपने लोग ही अपने देश की सरकार पर यकीन नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पत्रकार ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें भारत को लेकर सवाल पैदा हो, जिसमें शक पैदा किया जाए कि ये युद्ध तो पाकिस्तान जीता है, भारत तो जीता नहीं है। भारत ने जो रक्षा सौदे किए हैं, कैसे उन पर सवाल उठाया जाए, भारत के पास जो अपने हथियार हैं कैसे उस पर सवाल उठाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास जो चीन में बने हुए हवाई जहाज़ हैं, वो उन्होंने कितना शानदार काम किया है, कैसे दुनिया में साबित किया जाए कि चीन में बने हुए हथियार जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो कितने शानदार हैं और भारत के हथियार और भारत के
फाइटर जेट्स उसके सामने टिक नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को आज मिलते होंगे। ये लोग कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का फायदा उठा रहे हैं, हम तो जो सच है वो बता रहे हैं। लेकिन आपको अब देखना होगा कि इनमें से कितनी वीडियोस नकली हैं, बेईमान हैं, और ये हो सकता है कि इनके पीछे इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं किसी और के पास हो। आपको याद होगा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद हमारे देश की अपनी सरकार, हमारे अपने सुरक्षा बलों और हमारे देश के ही अपने लोगों की आलोचना कर रही थी अपने वीडियो में, और उसके इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और तब उन्हें यह लगा कि ये यूट्यूबर शायद निष्पक्ष बात कर रही है और सही मुद्दे को उठा रही है। अब आपको समझ में आया कि एक यूट्यूबर आती है और कहती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए तो भारत ही जिम्मेदार है, भारत के लोग जिम्मेदार हैं, भारत का प्रशासन, भारत की सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं, और भारत का ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसलिए ये सब हुआ है। और ये अकेली यूट्यूबर नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे पत्रकार उसके बाद मिले होंगे जिन्होंने इसी प्रकार के वीडियोस यूट्यूब पर डाले हैं। आखिर में आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह लोकतंत्र में आप बहुत सोच समझकर अपनी सरकार को चुनते हैं, बहुत सोच समझकर अपना वोट डालते हैं, ठीक वैसे ही अब इस डिजिटल युग में आपको अपने यूट्यूबर्स भी बहुत सोच समझकर चुनने होंगे। अब हम आपको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक तूफानी भाषण दिखाएंगे जो उन्होंने समुद्र की लहरों के बीच आईएनएस विक्रांत से दिया है। आईएनएस विक्रांत मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में पाकिस्तान के कराची शहर पर नजर गाड़ कर बैठा हुआ था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में तैनात इसी आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को 3 बहुत ही कड़े संदेश दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक वार्म अप था और अगर अगली बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत की तो हमारी नौसेना एक्शन में आ जाएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। दूसरा, नौसेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अब नौसेना जरूरत पड़ने पर उसके 4 टुकड़े भी कर सकती है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अब पाकिस्तान ने कुछ किया तो पहला वार नौसेना की तरफ से होगा, यानी अगली बार भारत नेवल स्ट्राइक के लिए तैयार रहेगा। खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े होता है। अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के द्वारा हो। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा
तो उसका नज़ारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। असल में पाकिस्तान भारत की नौसेना से काफी घबराता है, क्योंकि वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और आज भी पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान के लोग आंदोलन करते हैं, तब पाकिस्तान को यही डर सताता है कि बलूचिस्तान को अरब सागर में भारतीय नौसेना का साथ कहीं ना मिल जाए। पाकिस्तान की लगभग 80% समुद्री सीमा बलूचिस्तान के प्रांत में ही आती है, और यही कारण है कि बलूचिस्तान में जब आंदोलन होता है, जब भी आंदोलन होता है, तब पाकिस्तान को अरब सागर में भारतीय नौसेना का डर सताता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत नौसेना है, जबकि पाकिस्तान की नौसेना 27वें नंबर पर आती है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं। भारत के पास समुद्री सीमा की निगरानी के लिए 135 पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसके आधे 69 हैं। भारत के पास 13 नौसेना विध्वंसक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। और भारत के पास 14 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 युद्धपोत हैं। तो हमारे देश में और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तानी सेना की पैरवी करते हैं, जो लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, आज उन्हें ये आंकड़े ध्यान से देख लेने चाहिए। आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि एक जमाने में भारत को समुद्र की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, और पश्चिमी देशों की नौसेनाएं हमारी नौसेना से कमजोर थी। भारत की समुद्री सीमा 11,098 किलोमीटर लंबी है, जो पूरी दुनिया में 14वें स्थान पर है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर इस नक्शे को देखिए, जिसमें भारत हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी समुद्री व्यापार के लिए भारत उसके केंद्र में आता है। भारत के लोथल में इस दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, जो लगभग 4,200 वर्ष पुराना है, यानी ईसाई धर्म से भी 2,000 वर्ष पुराना और इस्लाम धर्म से 2,800 वर्ष पुराना। जिस सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द अस्तित्व में आए, उससे 3 से 4,000 साल पुरानी सभ्यता की एक मोहर हमारे पास है, जिसमें आप उस वक्त के सबसे आधुनिक समुद्री पोत को देख सकते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता था। यह नौसेना चोल साम्राज्य के पास थी, और इसी कारण तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था, और इसके जहाज पश्चिम से मध्य एशिया से लेकर चीन तक आते जाते थे। आज जिस भूखंड पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, वो इंडोनेशिया भी चोल साम्राज्य के जमाने में श्री विजया हुआ करता था, जबकि थाईलैंड को स्वर्ण भूमि और द्वारवती कहा जाता था। उस दौर में चोल साम्राज्य की नौसेनाओं के साथ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पूरे दक्षिण एशिया में फैली हुई थी, और 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्णम द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे अंकोर वाट मंदिर कहते हैं। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बना रहा, और लगभग 400 एकड़ में फैला यह मंदिर वेटिकन सिटी से 4 गुना बड़ा था। मध्य युग में भी गुजरात के व्यापारी पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक व्यापार किया करते थे, और आप सब ने अपने स्कूलों में तो यही पढ़ा होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वर्ष 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। आपने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा, लेकिन एक नया अध्ययन, एक नई स्टडी ये कहती है कि वास्को डिगामा को भारत का समुद्री मार्ग एक गुजराती व्यापारी ने ही बताया था, जिसका नाम था कांजी मलाम।
जून 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल में थे, तब उन्होंने भी इस गुजराती व्यापारी और भारत की समुद्री शक्ति का जिक्र किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बात तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया, उनके साथ संघर्ष किया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में ये बात जानते थे कि एक महाशक्ति बनने के लिए एक समुद्री शक्ति बनना कितना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी से पहले तक भारत दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक था और हमने हॉलैंड, ब्रिटिश और पुर्तगाल के समुद्री बेड़ों को बहुत ही आसानी से तब अरब सागर में हराया था। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत की नौसेना कमजोर हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्र के रास्ते भारत में आकर एक दिन हमारे इस देश को अपना गुलाम बना दिया। हालांकि आज़ादी के बाद भारत की नौसेना ने अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और सबसे पहले वर्ष 1961 में आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिला और उस वक्त भारत एशिया का पहला देश था जिसकी नौसेना के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसके बाद भारत की नौसेना और मजबूत होती चली गई और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान जैसे देश भारत की नौसेना से बहुत पीछे हैं। भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ चीन और अमेरिका ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। आईएनएस विक्रांत मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर एक समय में 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रह सकते हैं। हमारे देश में एक खास वर्ग ऐसा है जो बार बार ये कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आज ऐसे तमाम लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को आखिर किससे खतरा है। आज एक बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। अमरनाथ यात्रा आप जानते हैं शुरू होने वाली है, लेकिन इस अमरनाथ यात्रा को हर साल खतरा रहता है। किससे खतरा है और ये खतरा क्यों है? केंद्र सरकार ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस अमरनाथ यात्रा के लिए आप जानते हैं कितने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है? 42,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा इस यात्रा की सुरक्षा के लिए। ये सारे जवान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 580 कंपनियों से आएंगे जिन्हें अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट, अमरनाथ की गुफा और श्रीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा कर्मी मौजूद होंगे। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 4.5 लाख हिंदू श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर आते हैं। इस हिसाब से देखें तो सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा इस बार हर 10 हिंदू श्रद्धालुओं पर केंद्रीय सुरक्षा बलों का 1 सुरक्षाकर्मी तैनात किया है। हर 10 श्रद्धालुओं पर 1 सुरक्षाकर्मी। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, हर बार सरकार को अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की चिंता ऐसे ही होती है क्योंकि आतंकवादी बार बार इस यात्रा को और हिंदू श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाते हैं। वर्ष 1993 से लेकर 2017 के बीच अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकवादी हमलों में 53 लोगों की हत्या हो चुकी है और ये खतरा हर साल रहता है। यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये है कि अमरनाथ यात्रा के जिन 2 रूट्स में से जिस रूट से सबसे ज्यादा हिंदू श्रद्धालु गुजरते हैं वो पहलगाम से निकलता है, क्योंकि पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी सिर्फ 48 किलोमीटर है और आप जानते हैं पहलगाम में अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था। आज जब हमारे देश में 1 महीने की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तभी उसी समय सऊदी अरब में जून के महीने में हज यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो जुलाई में हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और उससे थोड़ा पहले हज यात्रा शुरू होगी और इस हज यात्रा में भारत की तरफ से लगभग 1.5 लाख लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। 1.5 लाख। लेकिन सोचिए, आपने क्या कभी ऐसा देखा कि इन हज यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए सरकार ने सुरक्षा बल के जवानों को कभी तैनात किया हो? इन हज यात्रियों के लिए चप्पे चप्पे पर कोई सुरक्षा तैनात करने की जरूरत पड़ी हो? इन हज यात्रियों के लिए कभी कोई जान का खतरा पैदा हुआ हो? हमारे देश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। फर्क बस इतना है कि हमने इतिहास को सही मायनों में ना तो याद रखा और ना ही ठीक से उसे पढ़ा।
और सही इतिहास हमें जानबूझकर बताया ही नहीं गया। आपको लगता होगा कि पहलगाम में पहली बार कलमा न पढ़ने पर किसी हिंदू को मारा गया है, लेकिन सच ये है कि 419 वर्ष पहले सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। ये बात आपको हम आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 30 मई 1606 को मुगल शासक जहांगीर के निर्देश पर बहुत निर्ममता के साथ गुरु अर्जन देव जी को जान से मार दिया गया था। मृत्यु से पहले उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वो इस्लाम धर्म को अपना लें और कलमा पढ़ें, या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं। गुरु अर्जन देव जी ने इस्लाम धर्म को न अपनाकर मरना पसंद किया और सिख धर्म की रक्षा के लिए वो शहीद हो गए, और इसीलिए आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे और उन्होंने सिख धर्म का संगठित रूप में विस्तार किया था। पहली बार आदि ग्रंथ का संकलन भी उन्होंने ही किया था, जो आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बना। गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता और उनका दिल्ली के कुछ राजघरानों के साथ संबंध उस समय के मुगल शासक जहांगीर को खटकने लगा था, और जहांगीर को यह डर था कि सिख धर्म कहीं एक बड़ी राजनीतिक शक्ति न बन जाए। और इसी डर के कारण जहांगीर ने पहले उन पर भारी जुर्माने लगाए, फिर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, और जब इससे भी गुरु अर्जन देव जी झुके नहीं तो उन पर विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें लाहौर की जेल में बंदी बना लिया। यहां मुगलों ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, और जब वो तैयार नहीं हुए तो उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। पहले उन्हें जलते हुए लोहे के तवे पर बैठाकर उनकी त्वचा को जला दिया गया। इसके बाद उनके शरीर पर उबलती हुई रेत डाली गई, और कुछ पुस्तकों में तो यह भी लिखा है कि उन्हें खौलते हुए पानी में डाला गया, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस सब के पीछे उसी अकबर का बेटा जहांगीर था, जिसे हमारे इतिहास की किताबों में अकबर द ग्रेट बताकर उसका महिमा मंडन किया गया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत सिख धर्म की रक्षा के लिए पहली शहादत थी, और आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता ना होगी कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी हरमिंदर साहिब की नींव भी उन्होंने ही रखी थी, और यह वही गोल्डन टेम्पल है जिसे पाकिस्तान ने इस युद्ध के दौरान नष्ट करने की कोशिश की थी, निशाना बनाया था, और इस हमले को हमारी सेना ने तब नाकाम कर दिया था। इससे यह पता चलता है कि स्वर्ण मंदिर पर हमला करना या पहलगाम में कलमा न पढ़ने पर लोगों की हत्या कर देना, इनमें कुछ भी नया नहीं है। ये पहले भी हो चुका है, ये कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं, ये कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। बस फर्क ये है कि हमारे देश के लोग इन कहानियों को भूल जाते हैं। दुख की बात यह है कि जिस जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को इस्लाम धर्म के नाम पर इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की, उसके नाम पर दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक सड़क है जिसे जहांगीर रोड प्रेस एनक्लेव कहते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में गुरु अर्जन देव जी के नाम पर किसी मुख्य सड़क का नाम नहीं है। इसलिए आज ये मांग उठनी चाहिए कि सरकार को इस जहांगीर रोड का नाम बदलकर गुरु अर्जन देव रोड करना चाहिए, और हमारी मौजूदा पीढ़ी को गुरु अर्जन देव जी के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी। पाकिस्तान ने भारत के स्वर्ण मंदिर के साथ जम्मू के पुंछ में भी सिंह सभा गुरुद्वारे को अपना निशाना बनाया था, और आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी गुरुद्वारे का दौरा किया। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पहलगाम हमले के एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को आतंकवादियों ने कलमा न पढ़ने पर जान से मार दिया था, जो सिर्फ 30 वर्ष के थे, और 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। आज कानपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की, और परिवार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना से बहुत गहरा, उन्होंने उसके परिवार को बताया कि उन्हें इस घटना से बहुत गहरा आघात
लगा है। मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ऐसान्य से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी, वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन, उसके बारे में बहू से जानकारी ली और बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा, इसी हफ्ते हमने अपने विश्लेषण में आपको बताया था कि बीएसएनएल ने कैसे एक शानदार कमबैक किया है और जनवरी से मार्च की तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और आज हमने इसी विषय पर केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और उन्होंने हमें बताया कि बीएसएनएल के कमजोर सिग्नल्स को उन्होंने मजबूत कैसे किया। ये एक इंटरव्यू जो है, जब आप देखेंगे तो ये एक मैनेजमेंट क्लास के जैसा है, जो बीएसएनएल के कस्टमर्स को भी देखना चाहिए, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये इंटरव्यू देखना चाहिए। बीएसएनएल और दूरदर्शन हमारे भारत के परिवारों के सबसे पुराने साथी हैं और आज ये दोनों एक मंच पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही खास मौका है। इट्स अ स्पेशल ट्रीट, सो थैंक यू सो मच। मुझे मेरी स्मृतियाँ बचपन के समय से दूरदर्शन के साथ इतनी जुड़ी हुई हैं। रविवार को, उस ज़माने में ये कलर टीवी नहीं होता था, तो रविवार को ब्लैक एंड वाइट में वो कृषि दर्शन आता था जी, शाम को चित्रहार आता था जी, और रविवार के शाम को वो हिंदी मूवी आती थी। तो ये पढ़ाई के समय से छुट्टी लेकर रोमांचक चीज़ें देखने का मौका अपने नानी के साथ और परिजनों के साथ हम लोगों को मिलता था और सामूहिक रूप से पूरा घर एक साथ एक ही कमरे में बैठकर, क्योंकि एक उस ज़माने में एक ही टीवी होती थी, बिल्कुल, तो एक ही टीवी के सामने पूरा घर बैठकर हम लोग देखते थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दूरदर्शन की एक ब्रांड एक्विटी है और एक ब्रांड रिकॉल है, शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि विश्व में सबसे एक मजबूत ब्रांड एक्विटी और ब्रांड रिकॉल है। आजकल बीएसएनएल बहुत चर्चा में है और लोग कहते हैं बीएसएनएल इज बैक, और आज हमारी बातचीत का विषय भी यही है। एक केस स्टडी के तौर पर अगर हम इसको लें तो कैसे आपने इसका रिवाइवल किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में सरकारी कंपनी सर्विसेज के क्षेत्र में उपभोक्ता के लिए तत्पर रहे, सदैव सुचारू रूप से अपना कार्य करे और अपने आप अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाए। और इस शो के द्वारा मैं प्रधानमंत्री जी को बीएसएनएल के परिवार के तरफ से और भारत के 9 करोड़ 55 लाख उपभोक्ताओं की तरफ से जो बीएसएनएल के ग्राहक हैं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प था कि 3,22,000 करोड़ का एक पैकेज नहीं, 2 पैकेज नहीं, 3 पैकेज बीएसएनएल को 2021 से उन्होंने प्रदान की और वही एक स्रोत और एक नींव बनी जिसके आधार पर बीएसएनएल का टर्न अराउंड का स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। पर देखिए, क्राउडेड मार्केट है, आपके सामने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जायंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लोग मर्ज करके बड़ी बड़ी एंटिटीज बना रहे हैं। बीएसएनएल खोता जा रहा था बाजार में, उसकी वापसी आपने कैसे की इन कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में? हमारी बीएसएनएल की मैनेजमेंट टीम की फोकस एक रही नेटवर्क स्टेबिलिटी पर
दूसरी, हमारा 4G का ऑफरिंग जल्द से जल्द आत्मनिर्भर भारत के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था, पहली बार भारत ने जो एक सर्विसेज ओरिएंटेड देश था, पूरे विश्व में सुधीर मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम के स्टैक बना पाते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, चाइना और कोरिया। 4 देश, 5 कंपनियां। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भारत को भी अपना टेलीकॉम, स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक बनाना है और तेजस, सीडॉट और सिस्टम इंटीग्रेटर TCS तीनों ने मिलकर 24 महीने के अंदर भारत का स्वतः आत्मनिर्भर 4G टेलीकॉम स्टैक का नवाचार किया। आज भारत 5वां देश बन गया है पूरे विश्व में जिसका अपना 4G स्वतः का टेलीकॉम स्टैक है और वो टेलीकॉम स्टैक आज क्रियान्वयन हो रहा है BSNL के अंतर्गत। 1 लाख हमारे टावर्स लग रहे हैं, जिनमें से करीब 93,000 टावर्स इंस्टॉल हो गए हैं। उनका कमीशनिंग में करीब 60,000 टावर्स कमीशन हो गए हैं 4G के, और जल्द से जल्द ये 4G का स्टैक कमीशन होने के बाद तुरंत तरीके से हम लोग उसे 5G में भी हम लोग कन्वर्ट करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। अब हमारा चैलेंज है कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर सर्विस, और इसी को हम लोग आगे भी बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर में सरकार को नहीं आना चाहिए, सरकार के बस का नहीं है सर्विस सेक्टर में कंपनीज को चलाना। एयर इंडिया उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सरकार उसको नहीं चला पाई। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बहुत सारी PSUs का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हो गया। आपने इस थ्योरी को पलट के दिखाया है, आज आप क्या कहते हैं? मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट को पूर्ण एक पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर उनको मैनेजमेंट की संपूर्ण छूट और उनसे जवाबदेही, चाहे आप क्वार्टर पर क्वार्टर लो, चाहे आप H1 में लो, H2 में लो या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में लो, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग और एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हमें तैनात करना है। और वही चीज़ हम लोग हमारे PSUs में भी हम लोग निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पूर्व कार्यकाल में चाहे वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था जहां रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हम लोग ने दिखाई, चाहे एक सफलतापूर्वक एयर इंडिया का विनिवेश की हम लोग बात करें, चाहे स्टील सेक्टर में हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, RINL का। ये भी देखिए दिलचस्प बात है कि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि BSNL की तरह एयर इंडिया का रिवाइवल भी हो सकता था? इट वॉज पॉसिबल? देखिए, जहाँ तक एयर इंडिया की बात है कि ये एक बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बहुत कैपेक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। नंबर 3, जिस इंडस्ट्री में सरकारी कंपनी की लॉसेस 7 से 8 हज़ार करोड़ प्रति वर्ष हो रही हूँ और फ्लीट साइज भी कंपटीशन की बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही हो, वहाँ मुझे लगता है कि सरकार को एक निर्णय लेना पड़ता है कि जो राशि सरकार की है, जो वर्चुअली हर नागरिक की पूंजी है, उसे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन और रिटर्न उसी कंपनी में डालकर होगा या किसी और अधोसंरचना में या किसी और सोशल सेक्टर में डालकर होगा। ये चॉइस सरकार के समक्ष है और उस चॉइस में मैं मानता हूं कि ये बहुत ही साहसी एवं सही निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, जिसके आधार पर आज 470 प्लेन्स की ऑर्डर, सबसे बड़ी ऑर्डर पूरे विश्व में एयर इंडिया के नए मैनेजमेंट में किया है। BSNL के ऊपर अभी भी जो आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ का अभी भी घाटा चल रहा है। नए फेज में आप इस पूरे घाटे को ख़त्म कब तक कर पाएंगे? और जो एक ज़माना होता था कि BSNL के बारे में कहा जाता था कि ये गांव देहात का नेटवर्क है,
शहरी नेटवर्क नहीं है और छत पर जाकर बात करनी पड़ती थी और 4 बार पूछना पड़ता था कि हेलो आवाज़ आ रही है। ये क्या आपको लगता है कि गांव से शहरों की ओर भी आएगा, मेट्रो सिटीज़ को भी आप कवर करेंगे? हमारी कनेक्टिविटी और हमारी रीच आखिरी गांव तक है। जो वर्तमान के भारत में भी प्राइवेट सेक्टर्स की प्लेयर्स की आज जो कनेक्टिविटी की रीच बीएसएनएल की है वो प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल। अब जो आपने प्रश्न किया बिल्कुल एक सही प्रश्न किया कि आपकी आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते कि मेरी रीच सबसे ज़्यादा है इसलिए मैं संतुष्ट हूं। उस मार्केट में भी आपको compete करना पड़ेगा जहां सबसे ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है और वहां भी आपको अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। तो ये 1 लाख टावर्स लगाने के बाद हमारा ध्यान मुंबई और दिल्ली के मार्केट में भी हम लोगों का कोर स्थापित करना। कोर मतलब आपका कोर नेटवर्क, आपका सॉफ्टवेयर जो C.DOT के द्वारा बनाया गया है, और उसके आधार पर हमारा रैन सिस्टम भी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो टावर्स होते हैं, उनको भी वहाँ भी स्थापित करना, क्योंकि उन मार्केट्स को भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। पर हमारा सफ़र यहाँ अंत नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख टावर, जब भारत के अंदर 8 लाख टावर लगे हैं आज और निजी क्षेत्र की कंपनियों की टावर्स की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है, उन टावर्स को भी हम लोगों को एक्सपैंड करना होगा। पॉइंट नंबर 2, डेंसिफिकेशन उन टावर्स की, और मेरे अनुमान में करीब 50,000 से 60,000 टावर कम से कम और हमको लगाने पड़ेंगे। 3rd, इस 4G के नेटवर्क को हमको 5G तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। देसी 5G, नॉट इंटरनेशनल बट देसी 5G। फिर मैं मानता हूं कि BSNL ऑटो पायलट पे चल पाएगी। एक सरकारी उपक्रम होने के नाते आपको एक सेवक की भूमिका भी निभानी है कि हमें सेवा करनी है, और साथ ही एक कमर्शियल रन कंपनी की तरह भी आपको रहना है, जिसका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसका एक बैलेंस शीट है, जिसमें आपको प्रॉफिटेबल भी होना है। क्या ये दोनों चीज़ें संभव हैं साथ साथ? बिल्कुल संभव है, सेवक भी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे। आप अगर, सुधीर जी, मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं मेरा MBA मैंने स्टैनफोर्ड से किया, और बिजनेस स्कूल में सामान्य तौर पर हम लोगों की सोच होती है वहाँ जाने के पहले कि पूरा ध्यान डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, स्प्रेडशीट, सुधीर चौधरी जी पैसा कैसा बनाएंगे, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, इस पर ध्यान होगा। नहीं, किसी भी विश्व की किसी भी संस्था आप केस स्टडीज उठा लो, अगर चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, अगर आपने अपने विजन पे, आपने अपने मिशन पे और अपने गोल्स पर अपना 100% नहीं 200% ध्यान केंद्रित किया, आपका बॉटम लाइन अपने आप आएगा। अगर आप सेवा भाव संस्था बने जहां आपने अपने परिवार, और मैं मानता हूं परिवार मतलब आपके उपभोक्ता और आपके एम्प्लॉइज, दोनों पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसी पे आप दिन और रात लगे रहे, आपका बॉटम लाइन और बैलेंस शीट अपने आप बनेगा। आपकी जो मास्टर्स डिग्री है मैनेजमेंट में, ये इसमें कितना काम आई? बहुत, दोनों चीज़ मैं आपको कहूँ, MBA भी और मेरी नौकरी भी। मैंने 6 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी की, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, मुंबई में। उसका अनुभव और मेरा बिजनेस स्कूल की डिग्री, दोनों का बहुत लाभ मुझे अपने सारे जिम्मेदारियों में मिला है। आपकी बातों से ये लगा कि BSNL अब पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो क्या हम ये माने कि जो बाकी के प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या वो भी हमारे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं? ज़्यादा करके जो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम स्पेस में, ज़्यादा करके विदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये पहली कंपनी है पूरे भारत में, जैसे मैंने आपको कहा, पूरे भारत में क्यों, पूरे विश्व में, जिसने भारतीय टेक्नोलॉजी पर अपना 4G स्टैक बनाया है।
जब आप संचार मंत्री का प्रभार ले रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर से आपको किस प्रकार की ब्रीफिंग मिली थी? क्या करना है, आपके कुछ लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए होंगे और कैसे करना है ये भी कुछ बताया होगा। आविष्कार, नवाचार, सेवक के रूप में उपभोक्ता का ध्यान रखना, उनको सुरक्षित रखना और भारत में जो संचार क्रांति आज तक आई है उसे और बढ़ाना है। यही 5-6 स्तंभों पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे, जिसका पालन करने की मैं पूर्ण कोशिश पिछले 12 महीने में मैंने की। थैंक यू सो मच सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो आज बातें कही हैं, हमारे देश के बहुत सारे करोड़ों लोग उसे सुन रहे होंगे और बहुत जल्द आपको हमारे देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग BSNL के कस्टमर्स बनेंगे, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा आश्रित होंगे एंड यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू सो मच सुधीर जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। एंड आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद और जय हिंद। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो ब्रेक से पहले आपने देखा दूरदर्शन और BSNL का ये शानदार कॉम्बो। और आप जानते हैं कि ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं, ये आपके परिवार के सबसे पुराने दोस्त हैं, आपके परिवार के सबसे पुराने सदस्य हैं। और इस देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसके घर में दूरदर्शन नहीं रहा होगा और जिसने MTNL या BSNL का फ़ोन इस्तेमाल ना किया हो। अब आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है। 28 मई को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे और यहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की। लेकिन अब इस मुलाकात पर भी विवाद हो रहा है। हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पत्रकार, कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी धर्मनिरपेक्ष भारत के सेना प्रमुख हैं और वो अपनी यूनिफॉर्म में एक विशेष धर्म के जगत गुरु से, धर्म गुरु से कैसे मिल सकते हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां के प्रधानमंत्री और सेना के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि वो नमाज पढ़कर भारत पर हमला करने वाले थे। पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर भारत पर हमला करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। उस पर कोई विवाद नहीं हो रहा, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारे देश में हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से अगर आशीर्वाद ले लिया तो इस पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है और उनकी आलोचना की जा रही है। यहां पर 3 बातें आपको जरूर हम बताना चाहेंगे। पहली बात, सेना प्रमुख और दूसरे सैन्य अधिकारियों को आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा निजी कार्यक्रमों में भी सेना की वर्दी पहनकर जाने की इजाजत होती है। दूसरा,
ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई सेना प्रमुख सेना की वर्दी में किसी निजी कार्यक्रम में शामिल हुआ। इससे पहले भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत आर्मी की यूनिफॉर्म में बद्रीनाथ गए थे और इसी महीने सेना के कुछ अधिकारी उत्तराखंड के गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी गए थे और वहां उन्हें सेना की वर्दी में ही धार्मिक चिन्ह सौंपे गए थे। और तीसरा, भारतीय सेना में होने का मतलब यह है कि आपको अपने धर्म पर, यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने धर्म पर शर्मिंदा होना पड़े या अपने धर्म को बिल्कुल निजी रखना पड़े। हर रेजिमेंट के अपने धार्मिक स्थल होते हैं। सेना में तो धर्म को बड़े सम्मान से देखा जाता है, वॉर क्राई होती है, उनके अपने चिन्ह होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग गिद्ध की तरह इस पर भी राजनीति करते हैं। और इसी साल एक इंटरव्यू में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि वो सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं और जब उनकी जम्मू कश्मीर की 18वीं बटालियन में भर्ती हुई तब वहां उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देवी काली और महाकाल सब एक छत के नीचे थे। See, if army chief is religious, I am very religious. What is my religion? I am multi-religious. I have got commissioned into 18th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles, where you have masjid, gurdwara, Durga Mata and Mahakal, all under one roof. All under one roof. My Subedar Major, who may be a Maulvi, is able to do Durga Mata ki puja, not an issue at all. Now if you see, have I visited any mashhoor place, Golden Temple or Mahakal or Vaishno Devi in beginning stages, initial stages? No. The first thing which I went was to my unit Bhakti Dham. And once I got the blessings there from my Maulvi, my Pandit, my Granthi, thereafter I started going to all the places. When you see, I took the first review of guard. I was presented by 5 the religious teachers, a complete bouquet of all the books which are there, all the religious books inside a box. So as far as I am concerned, I am multi-religious. तो भारत भी बड़ा अजीब सा देश है। भारत के लोग अपने ही सेना पर सवाल करते हैं, अपनी ही सेना से सबूत मांगते हैं, अपने ही आर्मी चीफ के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं और ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों के बारे में देखेंगे, पश्चिमी देशों में भी आप देखिए बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पोप के पास कैसे जाते हैं। जब वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति पद की तो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे, चाहे वो देश अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का कितना भी बड़ा चैंपियन कहें, धर्मनिरपेक्षता का कितना भी बड़ा चैंपियन कहें, लेकिन वो अपने धर्म को लेकर कभी भी बैकफुट पर नहीं होते, कभी भी डिफेंसिव नहीं होते। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता की न जाने कौन सी परिभाषा कुछ लोगों को पढ़ाई गई है कि वो हमेशा अपने आप को लेकर आश्वस्त नहीं रहते, अपने धर्म को लेकर आश्वस्त नहीं रहते और बार बार अपने ऊपर ही सवाल उठाते रहते। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हर किसी के लिए खुली किताब ना बने, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। आप पढ़कर फेंक दिए जाएंगे। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।